सोचिए कि सुबह के 8 बजे एक दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ता से बंद होता है हम्म और घर के अंदर कोई गैस स्टोव को धीमा कर देता है हम्म ताकि ताकि शाम तक खाना गर्म रहे। एक नॉर्मल सुबह की शुरुआत। राइट। और ठीक उसी वक्त ना घर के बाहर कोई अपनी मोटरसाइकिल का स्टैंड हटाता है या गाड़ी का इग्निशन ऑन करता है। मतलब ऐसा लगता है कि बस एक नए दिन की शुरुआत हुई है। पर एक्चुअली वहां कुछ और ही शुरू हो रहा होता है। सही कहा। सच्चाई ये है कि उस दरवाजे के बंद होने और उस इंजन के स्टार्ट होने के बीच ना एक अदृश्य और बेहद हाई स्टेक्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो इस विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम सोर्स मटेरियल के अंदर उतरकर वो सच्चाइयां निकालते हैं जो हमारे आसपास तो हैं पर हमें नजर नहीं आती। बिल्कुल, और हमारा आज का मिशन बहुत ही खास है। हाँ हाँ। आज हम हर घर से एक सैनिक किताब के सिर्फ चैप्टर 2 द पीपल वी फॉरगेट आर देयर के उन पन्नों का विश्लेषण करेंगे जो सफर को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देंगे। और इस विश्लेषण की सबसे खास बात यह है कि हम किसी मोटर व्हीकल एक्ट या फाइन या फिर स्पीड लिमिट्स के बोरिंग डेटा पर चर्चा नहीं करने वाले। थैंक गॉड, क्योंकि वो तो सबको पता ही होता है। एग्जैक्टली। अक्सर जब रोड की बात आती है ना, तो चर्चा बस ट्रैफिक रूल्स तक सीमित रह जाती है। लेकिन ये चैप्टर उस बारे में है ही नहीं। ये उस साइलेंट एक्सपेक्टेशन के बारे में है, उस खामोश उम्मीद के बारे में जिसके सहारे हर घर चलता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हम सोर्स मटेरियल को आमतौर पर सिर्फ फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए पढ़ते हैं, पर जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो लगा कि ये तो पूरी तरह से इंसानी जज्बातों और हमारी उन डेली आदतों पर आधारित है जिन पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। सही कहा आपने। और इस चर्चा का फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी है। लोग आम तौर पर एक सड़क को सिर्फ एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या एक रूट समझते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जरिया। हाँ, ए टू बी, बस उतना ही। राइट। लेकिन चैप्टर इस नजरिए को तोड़ता है। एक सड़क दरअसल उन लाखों घरों का एक अदृश्य नेटवर्क है जहां किसी न किसी का इंतजार हो रहा है। सड़क पर चलती हुई हर गाड़ी सिर्फ मेटल का डब्बा नहीं है, उसके पीछे एक पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। ओह वाओ, ये बात सच में दिमाग में एक नई तस्वीर बनाती है। किताब में कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे क्वाइट कैलकुलेशन कहा गया है। और ये वो कैलकुलेशन नहीं है जो हम गाड़ी की माइलेज के लिए करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल अलग लेवल की कैलकुलेशन है। एक साइलेंट प्रोसेस शुरू होता है। शाम को दरवाजे की तरफ नजरें जाना या आजकल बार बार फोन चेक करना कि मैसेज आया या नहीं। रीच्ड सेफली वाला मैसेज। राइट। पर जो इंसान बाहर गया है उसे इस क्वाइट कैलकुलेशन का अंदाजा तक नहीं होता। वो अपनी मीटिंग, अपने टारगेट्स, अपने दिन की आपाधापी में लगा होता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो समझ आएगा कि सड़क की सबसे बड़ी ट्रेजेडी एक्चुअली क्या है। सड़क और उस पर लगी हुई मशीन्स सिर्फ मूवमेंट को रजिस्टर करती हैं, भावनाओं को नहीं। मतलब फिजिक्स को इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। उस मूवमेंट के अंदर एक उम्मीद बैठी है, एक जिम्मेदारी सफर कर रही है, किसी परिवार का फ्यूचर चल रहा है। सड़क की फिजिक्स को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है। और इसी बात को चैप्टर में बहुत ही पावरफुल तरीके से समझाया गया है। मैं वहां से एक दो एग्जांपल्स यहाँ लाना चाहता हूँ। जैसे उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की कहानी दी गई है। सुबह जल्दी अंधेरे में वो निकल पड़ता है। हाँ, वो पहली शिफ्ट वाला। सही। बाहर से सड़क पर दूसरे लोगों को सिर्फ एक ऑटो दिख रहा है जो शायद उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा है या स्लो चल रहा है। पर उस ड्राइवर के दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में तो अपने बीमार बच्चे की दवाइयाँ चल रही होती हैं। एग्जैक्टली। अगले हफ्ते का किराया कैसे देना है, उसकी कैलकुलेशन चल रही है। वो सिर्फ रोड पर ड्राइव नहीं कर रहा, वो अपनी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारियों को उस ऑटो में बैठाकर चला रहा है। सही बात है। और वहीं ऑटो ड्राइवर अपने घर का सेंट्रल पिलर है। उसकी फिजिकल प्रेजेंस, यानी उसका सही सलामत वापस आना, उस परिवार के सर्वाइवल के लिए लाजमी है। उसी तरह से एक और बहुत ही गहरा उदाहरण उस लड़की का है जो अपनी साइकिल पर कॉलेज जा रही है। हाँ, वो साइकिल वाली लड़की। उसका दिमाग अपने आने वाले एग्जाम पर है, वो मेंटली नोट्स रिवाइज कर रही है शायद। हाँ, और सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? वो अपने पूरे खानदान में कॉलेज की डिग्री हासिल करने वाली पहली सदस्य बनने जा रही है। सोचिए, उसके परिवार की सारी उम्मीदें, जेनरेशंस का स्ट्रगल उस एक साइकिल पर सवार है। अरे बाप रे। और जब वो घर से निकल रही होती है तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी सलामती की दुआ कर रही होती है। लेकिन, और यही सड़क की सबसे डार्क रियलिटी है, उस लड़की के ठीक लेफ्ट साइड में जो एक बड़ा ट्रक स्पीड में उसे ओवरटेक कर रहा है ना, हाँ, उस ट्रक ड्राइवर को इन सब बातों का कुछ पता नहीं है। जीरो।
उसे कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली ट्रक ड्राइवर को सिर्फ एक रास्ता दिख रहा है और एक छोटी सी साइकिल दिख रही है। उसे वो माँ की दुआ या उस लड़की का फ्यूचर नहीं दिख रहा। ये एक शेयर्ड स्पेस का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। हम एक ऐसे नेटवर्क में सफर कर रहे हैं जहां हमारी सेफ्टी और जिंदगी एक ऐसे अनजान इंसान के फैसलों पर निर्भर करती है जो हमारी मंजिल और हमारे पीछे इंतजार करते हुए लोगों के बारे में जीरो नॉलेज रखता है। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? लेकिन एक बात बताइए, क्या इसमें सच में हमारी या किसी ड्राइवर की गलती है? मेरा मतलब है, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां मॉडर्न लाइफ हमसे डिमांड करती है कि हम हमेशा जल्दी में रहें। हाँ, डेडलाइंस, मीटिंग्स, बॉस का प्रेशर। राइट। टाइम पे पंच इन करना है, बॉस के डांटने का डर है। तो क्या सड़क पर चलते वक्त सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करना और दूसरों को रास्ते की रुकावट मानना एक ह्यूमन नेचर नहीं बन गया है? मुझे लगता है ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम जैसा है। वीडियो गेम मतलब कैसे? मतलब जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम ही मेन प्लेयर हैं, हमारी मंजिल सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं, साइकिल वाले हैं, पेडेस्ट्रियन हैं, वो सब सिर्फ एनपीसीज यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स हैं। ओह वाओ, ये वीडियो गेम वाली एनालॉजी बहुत सटीक है ना? पर सच्चाई ये है कि हर उस गाड़ी में एक मेन प्लेयर बैठा है। और आपने जो मॉडर्न लाइफ की जल्दी की बात की, वो वैलिड पॉइंट है। इंसान होने के नाते हम अपना फायदा सबसे पहले देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम जल्दी में हैं, प्रॉब्लम वो ब्लाइंड स्पॉट है जो इस जल्दी की वजह से बनता है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब फिजिकल वाला नहीं, मेंटल ब्लाइंड स्पॉट। जब हम सड़क को सिर्फ अपनी सुविधा का जरिया मान लेते हैं और दूसरों को एनपीसी समझने लगते हैं, तब हम वो माइनर मिस्टेक्स करते हैं जिनका असर हमारे लिए तो शायद एक छोटी सी खरोच हो, पर एक किसी दूसरे मेन प्लेयर का पूरा जहां तबाह कर सकता है। ये बहुत डीप बात है। और जब हम दूसरों के इन अनकही कहानियों को इग्नोर करते हैं, जब उन्हें सिर्फ रुकावट मानते हैं, तो उसका नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है। यहाँ से इस चैप्टर का वो हिस्सा शुरू होता है जिसने मुझे पढ़ते वक्त बिल्कुल अंदर तक झकझोर दिया। हाँ, वो माँ वाली कहानी। बिल्कुल, एक ऐसी सिंगल मदर की कहानी जो दूसरों के घरों में डोमेस्टिक वर्कर का काम करती थी। झाड़ू, पोछा, खाना बनाना, मतलब पाई पाई जोड़कर उसने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी जवानी अपने बेटे के फ्यूचर के लिए लगा दी। उसकी जिंदगी का एक ही सेंटर था, उसका बेटा। राइट। और फिर एक आम सा दिन आता है, उसका बेटा एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस, एक छोटी सी दूरी के लिए किसी दोस्त की बाइक मांगकर ले जाता है। रास्ता जाना पहचाना था, अपना ही पड़ोस था, इसलिए उसने हेलमेट नहीं पहना। और वही सबसे बड़ी गलती हो गई। हाँ, लेकिन सड़क की फिजिक्स इस बात से बिल्कुल मुतासिर नहीं होती कि आपकी दूरी कितनी छोटी है या आप उस गली को कितने सालों से जानते हैं। एक लम्हे की लापरवाही होती है, सड़क पर गिरने का एक गलत एंगल बनता है और वो बेटा कभी घर वापस नहीं आता। What's fascinating here is, fascinating शब्द शायद ठीक नहीं है, पर जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो उस माँ का रिएक्शन था जब लोग उसके पास इकट्ठे हुए थे। एग्जैक्टली जब लोग आते हैं, पूछते हैं कि अब उसे किस चीज की जरूरत है, तो पता है उस माँ का सवाल क्या था? उसने पूछा, अब मैं क्या करूं? अब मैं किसके लिए खाना बनाऊंगी? बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो घर जो ईंट और पत्थर से बना था अचानक एक खोखली जगह बन गया, क्योंकि जिसके आने का इंतजार होता था उसकी आवाज अब उस घर में कभी नहीं गुंजेगी। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम हायरार्की ऑफ लॉस कह सकते हैं। हायरार्की ऑफ लॉस, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, एक माँ 9 महीने तक एक नए जीवन को दुनिया में लाने के लिए असहनीय दर्द सहती है। फिर 20-22 साल तक उस बच्चे को हर बीमारी, हर बुरी संगत, हर चोट से बचाती है। राइट, पूरी जिंदगी लगा देती है। बिल्कुल। और उस 9 महीने के दर्द और 2 दशक के बलिदान के सामने एक हेलमेट पहनने में लगने वाले 2 मिनट की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन उस 2 मिनट की आलस ने उस 9 महीने और पूरी जिंदगी की मेहनत को 1 सेकंड में मिट्टी में मिला दिया। लेकिन लोग ऐसी गलती करते क्यों हैं, जबकि उन्हें खुद पता है कि अंजाम इतना बुरा हो सकता है? कोई भी जानबूझकर तो ऐसा नहीं चाहेगा। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। ऑप्टिमिज्म बायस मतलब सब ठीक ही होगा, ये सोचना। हाँ, इंसानी दिमाग इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि जब वो किसी जानी पहचानी जगह पर होता है तो वो ऑटोमेटिकली रिस्क को कम आंकने लगता है। उस लड़के के दिमाग में शायद यही चल रहा होगा कि अरे बस नुक्कड़ तक तो जाना है, यहाँ क्या ही हो जाएगा। हाँ, वही खुश नहीं होता वाला एटीट्यूड। राइट। और यही वो कॉग्निटिव डिसोनेंस है जहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग भी अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं।
ये कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ने की बात नहीं है। ये उस प्यार, उस जिम्मेदारी को न समझने का नतीजा है जो उस माँ ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। ये पॉइंट मुझे सच में हिट किया, ऑप्टिमिज्म बायस वाला। पर यहाँ एक सवाल और उठता है। अक्सर जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग में एक फॉल्स सेफ्टी नेट बन जाता है। हम सोचते हैं कि ये सब जो हादसे होते हैं ये शायद सिर्फ उन लोगों के साथ होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जिनके पास सेफ गाड़ियां नहीं हैं। एक इल्यूजन ऑफ सेफ्टी, राइट? एग्जैक्टली। तो क्या सोशल स्टेटस, बड़ी गाड़ियां या वीआईपी कनेक्शंस हमें सड़क के एब्सोल्यूट रूल से बचा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है और चैप्टर इस अजम्पशन को बिल्कुल ब्रूटली तोड़ता है। लॉस ऑब्जर्व्स नो हायरार्की। मौत और सड़क की फिजिक्स का अपना कोई वीआईपी कोटा नहीं होता। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल क्रिकेटर का एग्जाम्पल दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था वो। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिनके पास बेस्ट रिसोर्सेज, महंगी गाड़ियां और बेहतरीन मेडिकल केयर थी, लेकिन उन्होंने भी अपने बड़े बेटे को एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया। एग्जैक्ट, मतलब ये बिल्कुल वही पॉइंट है जहां दिमाग हिल जाता है। मतलब रिसोर्सेज का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, और इससे क्या साबित होता है? यही कि ग्रेविटी, स्पीड और मोमेंटम किसी का बैंक बैलेंस चेक नहीं करते। जब 100 किलोमीटर की स्पीड पर मेटल किसी चीज से टकराता है तो न्यूटन के फिजिक्स के नियम एक वीआईपी और एक आम इंसान पर बराबर लागू होते हैं। आपकी वेल्थ सड़क के उस स्ट्रिक्ट रूल को थोड़ा सा भी मोड़ नहीं सकती। सड़क को इस बात से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है। और जब हम इन साइंटिफिक बातों को, इन नियमों को डेली लाइफ में लाइटली लेते हैं तो हमें लगता है कि नुकसान सिर्फ हमारा होगा। अगर मैं हेलमेट नहीं पहन रहा तो चोट मुझे लगेगी, मेरी मर्जी। पर ऐसा होता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस किताब के चैप्टर में यहां से एक ऐसी डीप एनालिसिस शुरू होती है जो सच में पूरे पर्सपेक्टिव को पलट देती है। Here's where it gets really interesting। जो लापरवाही की जा रही है, जो सेफ्टी से खेला जा रहा है, वो रिस्क वहां अकेला नहीं उठाया जा रहा। वो रिस्क एक्चुअली आगे पास किया जा रहा है। और पता है कहां पास किया जा रहा है? बैक सीट पर। एग्जैक्टली, उन्हीं की अपनी गाड़ी की बैक सीट पर। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। हम इसे बैक सीट वाली क्लासरूम कह सकते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि बच्चे स्कूल में सीखते हैं या उन्हें बिठाकर मॉरल्स पढ़ाने पड़ते हैं। हाँ, ड्राइंग रूम वाले लेक्चर्स, राइट। लेकिन उनकी सेफ्टी की सबसे बड़ी क्लास गाड़ी की बैक सीट से चल रही होती है। वहां बैठकर बच्चे लगातार अपने पेरेंट्स को ड्राइव करते हुए देख रहे होते हैं और वो हमारे दिए गए सेफ्टी लेक्चर्स से नहीं बल्कि हमारी आदतों से सड़क के नियम सीख रहे होते हैं। मुझे इसको समझने के लिए ना एक एनालॉजी याद आ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्मार्टफोन या कंप्यूटर में बैकग्राउंड ऐप्स इंस्टॉल हो रहे हो। स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई पॉपअप नहीं कहता कि डाउनलोडिंग इन प्रोग्रेस। हाँ, साइलेंटली सब चल रहा होता है। राइट। बैकग्राउंड में बिना आवाज किए एक भारी डाउनलोड चल रहा होता है। जब एक पेरेंट छोटी दूरी के लिए सीट बेल्ट इग्नोर कर देता है या गाड़ी चलाते हुए आराम से फोन पर बात कर रहा होता है क्योंकि अर्जेंट कॉल है, तो वो आदत बैकग्राउंड में उनके बच्चों के दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग बन रही है। इस डिफॉल्ट सेटिंग को समझने के लिए अगर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उदाहरण लें तो वो ज्यादा सटीक होगा। जैसे एआई एल्गोरिदम को अगर आप बार बार ऐसी तस्वीरें दिखाएं जहां स्टॉप साइन का मतलब सिर्फ हल्का सा धीमा होना है, रुकना नहीं, तो वो एआई यही नियम सीख लेगा। हाँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एग्जैक्टली। बच्चों का दिमाग बिल्कुल उसी रॉ डेटा पर ट्रेन होता है जो वो देखते हैं। उस बैक सीट पर बैठे बच्चे के दिमाग में फोन पर बात करना या सीट बेल्ट ना लगाना किसी वायलेशन या नियम तोड़ने की तरह रजिस्टर नहीं होता। उसके लिए ये नॉर्मल अडल्ट बिहेवियर बन जाता है। उसे लगता है कि जब लोग बड़े होते हैं, जब उन्हें कंट्रोल मिलता है, तो ऐसा ही करना होता है। ओह, तो इसका मतलब जब वो बच्चा खुद 18 साल का होगा और पहली बार स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखेगा तो उसकी वो मशीन लर्निंग या बैकग्राउंड में डाउनलोड हुई डिफॉल्ट सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर पेरेंट्स उसे बिठाकर लंबा चौड़ा लेक्चर दें कि बेटा हमेशा ध्यान से चलाना, तो उस लेक्चर का कोई असर नहीं होगा क्योंकि एक्शन हमेशा शब्दों से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलता है। सही कहा। और इसीलिए इस सोर्स टेक्स्ट में एक ऐसी कोट दी गई है जो कितनी आसान और सीधी है, पर इसका मतलब इतना गहरा है कि इसे हर घर के मेन गेट पर लिखा होना चाहिए। एक बच्चे की आवाज में लिखी ये लाइन कहती है, पापा, wear your helmet and fasten your seat belt when you drive. We will be waiting for you. We will be waiting for you। मतलब ये लाइन पढ़ते ही लगता है जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। ये लाइन इसलिए पावरफुल नहीं है क्योंकि इसमें कोई रूल बताया गया है।
बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक प्रॉमिस है। ये प्यार का एक सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन का वजन हजारों रुपए के फाइन या ट्रैफिक पुलिस की सख्ती से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये रूल बुक से नहीं आ रहा, ये उस रिश्ते से आ रहा है जहां सेफ्टी मजबूरी नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जरूरत है जो शाम को दरवाजे पर निगाह लगाए बैठे हैं। ये उसी क्वाइट कैलकुलेशन का हिस्सा है जिसकी बात हमने चर्चा की शुरुआत में की थी। तो इस डीप डाइव के सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ कर देखें, वो ऑटो ड्राइवर की कैलकुलेशन, उस फर्स्ट जनरेशन कॉलेज जाने वाली लड़की की साइकिल और उसके सपने, एक सिंगल माँ का जिंदगी भर का बलिदान जो 1 सेकंड की लापरवाही में खो गया, और वो बैक सीट पर बैठा बच्चा जो अपनी जिंदगी की डिफॉल्ट सेटिंग डाउनलोड कर रहा है। सब एक ही धागे से जुड़े हैं। राइट। तो ये चैप्टर हमें दरअसल एक आईना दिखाता है, एक आईना जो बार बार याद दिलाता है कि सड़क पर चलती थी हर गाड़ी एक मेटल का स्ट्रक्चर जरूर है, पर उसके अंदर धड़कता हुआ एक पूरा परिवार मौजूद है। ये डिस्कशन आज सच में फैक्ट्स से हटकर एक अलग ही दिशा में गई है। और इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही निकलता है कि सड़क सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड को याद रखती है। सड़क का काम किसी की उम्मीदों या फ्यूचर प्लान्स को सेफ रखना नहीं है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी इंसान का घर, उसका परिवार, उसकी वापसी को याद रखता है। किसी का घर लौटकर आना ही उस घर का सांसें लेते रहना है। अक्सर लोग अपने परिवार में मौजूदगी को बहुत ही नेचुरल चीज मान लेते हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। मौजूदगी को नेचुरल मानने का क्या मतलब है यहाँ? इसे ऐसे समझिए जैसे सुबह की धूप। परिवार वाले रोज आपके शाम को सही सलामत लौट आने का जश्न नहीं मनाते या उस पर बैठकर चर्चा नहीं करते। ये धूप की तरह अज्यूम कर लिया जाता है कि कल सूरज निकला था, आज भी निकलेगा। टेक इट फॉर ग्रांटेड यानी। एग्जैक्टली। परिवार ये मानकर चलता है कि आप निकल गए हैं तो शाम को लौट ही आएंगे। लेकिन जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब वो धूप नहीं निकलती। उस दिन का अंधेरा, वो खोखलापन कितना गहरा होता है। एक इंसान की मौजूदगी के बिना उस पूरे परिवार का दिन, उनका आने वाला पूरा जीवन रोशन नहीं होता। बिल्कुल। और ये धूप बरकरार रखने की जिम्मेदारी सड़क की नहीं है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इस सुबह की धूप वाली बात सच में सुनने में दिल भारी जरूर होता है, पर इस बात की गहराई को समझना उतना ही जरूरी है। हमारे सोर्स मटेरियल ने इस एक चैप्टर के जरिए हमें वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां रूल बुक्स काम नहीं आती, सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस काम आती है। सही बात है। तो आज के इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं इस पूरे विश्लेषण को एक ऐसे आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो सीधे हमारे दिमाग की उस डिफॉल्ट सेटिंग पर वार करता है जिसके बारे में हमने बात की। वो बैकग्राउंड ऐप वाली बात। हाँ, जब कोई अगली बार अपनी गाड़ी की चाबी घुमाता है या अपने टू व्हीलर को स्टार्ट करके सोचता है कि अरे चलो इतनी पास ही तो जाना है, हेलमेट की क्या जरूरत है, या ड्राइव करते हुए फोन का लालच आता है, तो खुद से ठीक उसी पल ये सवाल पूछना जरूरी है। कौन सा सवाल? अगर बैक सीट से या आंगन से खड़ा कोई बच्चा उस ड्राइविंग हैबिट को, उस लापरवाही को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है और अपने अंदर डाउनलोड कर रहा है, तो क्या कोई ये चाहेगा कि ठीक 10 साल बाद उसका अपना बच्चा किसी सड़क पर ठीक वही फैसला ले जो वो खुद अभी लेने जा रहा है? ये वाकई एक बेहद जोरदार और जिंदगी बदल देने वाला सवाल है। और अगर उस सवाल का जवाब अंदर से नहीं आता है तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। आज की इस बेहद गहरी, थोड़ी चैलेंजिंग और पूरी तरह से इंसानी जज्बातों से जुड़ी हुई चर्चा में हमारे साथ इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है कि अगले सफर में गाड़ी स्टार्ट करते वक्त आपकी वापसी का इंतजार करते उन चेहरों की तस्वीर आपके जहन में हमेशा ताज़ी रहेगी। अपना ख्याल रखें और समझदारी से सफर करें।